Hello everyone, this is the part 2 video of December 2023 solutions of physiology and biochemistry. So let us continue. So the question is describe the role of calcium in regulating muscle contraction. जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है मतलब कि मसल फिलामेंट में स्लाइडिंग होती है तो उस टाइम पे कैल्शियम का क्या रोल होता है. ठीक है, तो बेटा ट्रोपोनिन की अगर हम बात करें, ट्रोपोनिन एक ऐसा प्रोटीन, हमें पता है कि मसल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, उनमें से एक आ गया ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन के ऊपर प्रेजेंट होता है कैल्शियम को बाइंड करने वाली साइट. ठीक है, हैज़ एन एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग कैल्शियम. प्लस एक और साइट होती है जो बाइंड करती है किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ. अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फिलअप में था कि कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है या क्या चीज़ होती है जो बाइंडिंग को प्रिवेंट करती है, तो दैट इज ट्रोपोमायोसिन. इन अ मसल एट रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोमायोसिन प्रिवेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द थिक एंड थिन फिलामेंट. जब रेस्टिंग स्टेज पे है तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट आपस में एक दूसरे से लिंक ना हो, ब्रिज ना हो, इस चीज़ को कौन प्रिवेंट करता है, इस चीज़ को प्रिवेंट करता है ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, troponin, which act as a regulatory protein, has high affinity for calcium. Thus calcium act as key to unlocking the sites of F-actin molecule. तो बेसिकली कैल्शियम को बाइंड करने वाली साइट कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन के ऊपर प्रेजेंट है. दैट मीन्स ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड करेगा किसके साथ, कैल्शियम के साथ. अब जब ये ट्रोपोनिन बेटा कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो F-actin मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कुछ साइट्स ऐसी हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगी. ठीक है, कैल्शियम बाइंड्स टू द साइट ऑन ट्रोपोनिन एंड चेंजेस इट्स शेप. कैल्शियम कहाँ पे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन में, और उसके कॉन्फर्मेशन में, कॉन्फिगरेशन में थोड़े से चेंजेस आएंगे. दिस वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन ट्रोपोनिन एंड एफ एक्टिन. अब उसकी वजह से ट्रोपोनिन का जो एफ एक्टिन के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा या वीक हो जाएगा. ट्रोपोनिन मूव्स अवे पुलिंग ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑन एफ एक्टिन अलाउइंग द मायोसिन हेड टू अटैच टू द एक्टिन. अब उसके बाद जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसकी शेप में, कॉन्फर्मेशन में थोड़े से चेंजेस आए जिसकी वजह से ट्रोपोनिन जो है वो मूव हुआ, थोड़ा सा स्लाइड हुआ. जब ट्रोपोनिन मूव हुआ तो उसके साथ क्या अटैच है, ट्रोपोमायोसिन अटैच है. ट्रोपोमायोसिन भी मूव हुआ और वो एफ एक्टिन से थोड़ा सा दूर हो गया. ठीक है, दिस अलाउज द मायोसिन हेड टू अटैच टू द एक्टिन एंड द थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक फिलामेंट. और इसकी वजह से जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर पास करने लग गया. But each head that attaches to actin can pull it a very short distance before इट रीचेज इट्स लिमिट. लेकिन जब ये मूवमेंट हो रही है, जैसे आपने देखा कि ट्रोपोनिन मूव हो रहा है, पुल हो रहा है, ये जो पुल होगा, ये जो एक्टिन का जो मूवमेंट होगा वो बहुत छोटू सा होगा, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा बिफोर इट रीचेज इट्स लिमिट. सो इट नीड टू डिटैच एंड रिकॉक और रिचार्ज इट सेल्फ टू अटैच टू द नेक्स्ट साइड. तो इसीलिए अब ज़रूरत है कि जब ये मूव करा, जैसे ट्रोपोनिन मूव करा, इसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच है उन्हें यहाँ से डिटैच होकर दूसरी साइड पर लगना होगा. ठीक है, दिस रिपीटेड अटैचिंग एंड डी अटैचिंग साइकिल ऑल्सो नोन एज क्रॉस ब्रिज साइकिल. और यही जो अटैचमेंट और डी अटैचमेंट का जो इवेंट वन आफ्टर द अदर हो रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारा क्रॉस ब्रिज साइकिल. और इसको करने के लिए सेल को एटीपी स्पेंड करना पड़ता है. अब अगर हम बात करें, हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस ब्रिज साइकिल बन रहा है. तो क्रॉस ब्रिज साइकिल एक्चुअली है क्या. अब अगर आप यहाँ पे देखो ना बेटा, ये थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है. थिन फिलामेंट के अंदर ही कंपोनेंट होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब. और ये जो हमें एक अटैचमेंट दिख रही है ना, दिस इज मायोसिन. तो मायोसिन बेसिकली क्या है, ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड है. ठीक है, और यहाँ पे अटैच करने के लिए रीज़न क्या है, एडीपी और फॉस्फेट. मतलब एटीपी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एडीपी और फॉस्फेट, जिसकी वजह से ये अटैचमेंट है. उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे कैल्शियम बाइंड होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सारे कैल्शियम मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं, सारी कैल्शियम मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं पर ग्रे डॉट्स जो है, जब ये कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद ये जो मायोसिन हेड है ये इधर से डिटैच हो जाएगा और ये इधर मूव करेगा. थर्ड वाले में क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक. पावर स्ट्रोक में मतलब कि जो एक्टिन फिलामेंट है, जो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब है, ये मूव करेंगे. अगर आप यहाँ पे देखो, आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, ये मूव करेंगे, इसको हम बोलेंगे पावर स्ट्रोक. जब ये मूव करेंगे तो उस स्टेप में ये एडीपी और ये जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाएगा. ठीक है, और ये जो पार्ट है ये पहले अवे फ्रॉम द एम लाइन एक्ट कर रहा था, फिर ये मूव करा टुवर्ड्स द एम लाइन की तरफ, फिर लास्ट में फिर से यही होगा कि ये जो है वो किसी और साइड पे बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन की. ठीक है, तो इन रेस्टिंग सार्कोमेर द मायोसिन मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी चार्ज. जब रेस्टिंग स्टेट में होता है एक मसल फाइबर तो उस टाइम पे मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज है. कैसे चार्ज है, क्योंकि उनके साथ एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो बाइंड है. दैट मीन्स एडीपी और फॉस्फेट जो है वो बाइंड है. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी. एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन साइकिल मायोसिन हेड स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट. तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल स्टार्ट होना होता है तो उस टाइम पे मायोसिन जो है वो एटीपी को ब्रेक कर देता है. अब उसके बाद रेस्टिंग स्टेज के बाद जब
मसल स्टिमुलेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म से वहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है। मसल का जो प्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को। वहाँ से कैल्शियम रिलीज होंगे और कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन पे। उसके बाद ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो मूव कर जाएंगे बाइंडिंग साइट की तरफ, ठीक है। और इसी मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, पावर स्ट्रोक। मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑन द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। ये जो मायोसिन है ना बेटा, ये थिन फिलामेंट की एफ एक्टिन साइट पे अटैच हो रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, क्रॉस ब्रिज, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिस इज बेसिकली मायोसिन forming cross bridges in the resting sarcomere. The myosin head faces away from M line. जब वो रेस्टिंग स्टेज में तो उसका जो हेड है, एक सेकेंड, अगर आप मायोसिन का हेड देखोगे वो इस तरफ है, अवे फ्रॉम द एम लाइन। लेकिन जब पावर स्ट्रोक होता है तो इसका हेड जो है वो चेंज हो जाता है और वो टुवर्ड्स द एम लाइन फेस करने लग जाता है। अवे फ्रॉम द एम लाइन लाइक स्प्रिंग and is packed with energy obtained by breakdown of ATP. In this position, ATP and phosphate are still attached to the head. When the myosin head forms the cross bridges, this locked energy is released. जब मायोसिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ क्रॉस ब्रिजेस बना लेते हैं तो उस टाइम पे ये जो ATP और जो फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रिजेस, this action is known as power stroke. After the power stroke, ADP and phosphate are released. Another ATP molecule now bind to the myosin. अब वहाँ से तो ADP और phosphate निकल गए, वहाँ पे आके myosin के पास आके कौन bind करेगा, ATP. And the link between the myosin head and the actin site is broken. This active site becomes free to bind with another myosin head. अब जोन सी साइट पे पहले से वो bind था, ठीक है। अगर आप इस वाली डायग्राम में देखो, लेट्स से इसमें अगर इस साइड पे हम देखें कि ये बाइंड है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ से क्योंकि ये थिन फिलामेंट आगे की तरफ पावर स्ट्रोक हो गया तो ये जो मायोसिन था उसका जो अटैचमेंट था वो वहाँ से टूट गया। अब क्या होगा, ये मायोसिन किसी और साइड पे अटैच हो जाएगा और उस साइड पे कोई और मायोसिन अटैच हो जाएगा। The myosin head that becomes free now get recharged by splitting ATP into ADP and phosphate and again become ready to attach to new site. If calcium is sufficient, the supply of ATP is constant. The myosin head will repeat the cycle about 5 times per second. क्योंकि एक्सटर्नली अगर हम देखें तो इसके लिए सेल को एक तो ATP की ज़रूरत है, ठीक है जी, और उसके अलावा ATP के साथ साथ यहाँ पे ज़रूरत है कैल्शियम की, क्योंकि जब कैल्शियम बाइंड होगा तभी ये सारी एक्टिवेशन होगी। ईच पावर स्ट्रोक शॉर्टन द सार्कोमेयर अबाउट 1%, विच मीन्स दैट पर सेकेंड द सार्कोमेयर कैन शॉर्टन बाय 5%. सो हेयर आर फ्यू डायग्राम्स, आप ये वाला देख सकते हो या फिर आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। इसमें आप कैल्शियम से देख सकते हो पढ़ना कि जब कैल्शियम रिलीज होता है वोल्टेज चेंज की वजह से तो वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करता है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रॉस ब्रिज दिख रहा है। उसके बाद एंजाइम एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज जो है वो रिमूव करता है एसिटाइल कोलाइन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट से। कैल्शियम वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में। ट्रोपोमायोसिन जो है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट मतलब एक्टिन पे और क्रॉस ब्रिज को डिटैच करता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये डायग्राम है कि कैल्शियम जब रिलीज हुआ तो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। नेक्स्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ Km एंड Vmax, मतलब कि माइकलिस कांस्टेंट और Vmax का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है। Km दैट मीन्स माइकलिस कांस्टेंट डिफाइन करता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विच अलाउज द एंजाइम टू अचीव हाफ ऑफ द Vmax, मतलब कि जब एक रिएक्शन उसकी जितनी मैक्सिमम स्पीड है उसके हाफ तक पहुंच जाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन स्पीड को जो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है उस रिएक्शन स्पीड को और उस स्टेप में कितने सबस्ट्रेट प्रेजेंट थे, ठीक है, इन चीज़ों को रिलेट करने में हेल्प करता है। Moreover, Km has a unit of concentration. It is independent of enzyme and substrate concentration. Km measures the inverse of affinity. Basically, Km क्या measure कर रहे हैं कि affinity के inverse है ये, मतलब कि जितनी ज़्यादा Km की वैल्यू होगी, अगर एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन या माइकलिस कांस्टेंट होगा, ठीक है। द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नीड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इनटू ES कॉम्प्लेक्स डिनोट्स द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो सबस्ट्रेट कॉन्स्टेंट Km का मतलब है कि कितना सबस्ट्रेट, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो अभी तक यूज़ हुए हैं हाफ रिएक्शन वेलोसिटी को प्रोसीड करने के लिए, मतलब कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं ES कॉम्प्लेक्स में,
ठीक है। लो वैल्यूज ऑफ Km डिनोट हाई एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। अगर इस Km की वैल्यू कम है, मतलब हमें कम सबस्ट्रेट लेना पड़ा, तो इसका मतलब जो एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी रखता है। लेकिन अगर Km की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि एंजाइम की जो एफिनिटी है वो पुअर है। एंजाइम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है। बोथ Km एंड Vmax आर काइनेटिक पैरामीटर्स, ये हम एंजाइम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम मैक्सिमम व्हेन द एंजाइम इज फुल्ली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। रिएक्शन तभी फॉरवर्ड मैक्सिमम स्पीड में होगा, मान लो अगर हमारे पास 5 एंजाइम्स हैं, ठीक है, और 5 एंजाइम पे जितनी एक्टिव साइट्स है, जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ही ज़्यादा सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेंगे, और जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा। ठीक है। सो हियर इज अ ग्राफ, ये माइकलिस कांस्टेंट का और ये डबल रेसिप्रोकल ग्राफ। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स प्रोड्यूस डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब अगर हम बात करते हैं जो किडनी के ट्यूब्यूल है, जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं कि जो यूरिन सेक्रेट बॉडी से हो रहा है वो डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो अगर बात करें बेटा, पहले एक बार अगर आप ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल, इसके अंदर ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये मेन हमारा आ रहा है लूप ऑफ हेनले, जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। लूप ऑफ हेनले के अगर आप नोटिस करोगे ना तो अलग अलग पार्ट है। कहीं पे ये जो लिम्ब नीचे की तरफ जिसमें मूवमेंट हो रही है इसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जिसमें ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। अगर आप डायमीटर में देखो तो ये पार्ट थोड़ा थिक है, ये थिन है, एंड वाइस वर्सा। तो इनके जो अलग अलग 4 पार्ट्स है, चाहे वो थिक डिसेंडिंग हो या थिन डिसेंडिंग हो, या फिर थिक असेंडिंग हो या थिन असेंडिंग हो, तो बेसिकली इनमें जो परमेबिलिटी है ना वो अलग है। ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा है कि इस पार्ट में वाटर नेफ्रॉन की ट्यूब से निकल के रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में जा रहा है। ठीक है। वेयरएज इस पार्ट के अंदर NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, हर रीजन की जो परमेबिलिटी है कि वहाँ पे कौन से सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब होने वाले हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये वेरी करता है बेसिकली। तो लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। तो बेसिकली एक तो नीचे आने वाली लिम्ब जो पतली है, ठीक है, फिर एक ऊपर जाने वाली लिम्ब जो पतली है, उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाने वाली एक मोटी लिम्ब। ठीक है जी। द थिक एंड थिन असेंडिंग लिम्स डिफर इन द थिकनेस ऑफ देयर वॉल। जब हम इनको थिक और थिन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आयन ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट इन ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स। कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे, कौन से मॉलिक्यूल रीएब्जॉर्ब होंगे, ये वेरी करता है डिफरेंट सेगमेंट्स में। इन ईच ऑफ दी सेगमेंट, जैसे कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को परमेबल है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट मूव कर रहा है वहाँ पे से वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमेबल है सॉल्यूट्स को, सॉल्ट वगैरह को। तो बेसिकली लूप ऑफ हेनले एक्ट एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म इन मैमेलियन किडनी। काउंटर करंट क्यों? क्योंकि एक साइड से फ्लूइड नीचे आ रहे हैं और उसी के पैरेलल दूसरी साइड से फ्लूइड जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मीन्स दैट द लूप ऑफ हेनले सेट्स एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एक्सचेंजिंग वाटर एंड सॉल्यूट्स बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द लूप एज इट गोज डाउन फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, लूप ऑफ हेनले जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कौन से सेल में जाएंगे या कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगे। एज अ रिजल्ट वाटर इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो गया, तो यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। This is the mechanism that prevents you from producing liters and liters of dilute urine every day, and is the reason why you don't need to be continually drinking in order to stay hydrated. तो बेसिकली हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है ये डिपेंड करता है हमारे लूप ऑफ हेनले पे, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। द 3 सेगमेंट्स ऑफ लूप ऑफ हेनले हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने डिस्कस करा था कि अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। थिन डिसेंडिंग लूप जो है वो परमिएबल है वाटर को, ठीक है, बट ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू सॉल्यूट्स। एज द लूप ऑफ हेनले एंटर द मेडुला रीजन, द सराउंडिंग फ्लूइड इज रिच इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स। लेकिन जैसे ही ये लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू होगी, ठीक है, ये मेडुलर रीजन में एंटर करेगी, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहाँ पे जो सराउंडिंग मटीरियल है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो वहाँ उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम असेंडिंग लूप। क्योंकि जब ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, क्योंकि असेंडिंग लूप है, मैक्सिमम क्या है, सॉल्यूट रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा मिलेगी, सॉल्यूट की। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं थिन असेंडिंग लूप की, तो इट इज़ हाईली परमिएबल टू स्मॉल सॉल्यूट्स
जो पतली वाली ट्यूब ऊपर की तरफ आ रही है वहाँ पे जो सोल्यूट स्मॉल आयंस होते हैं वो ईजिली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, मॉडरेटली परमिएबल टू यूरिया बट इम्परमिएबल टू वाटर। लेकिन यहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन नहीं होगी, विच मीन्स नो मोर वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द लूप, बट सोडियम एंड क्लोराइड आयन मूव आउट ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड पैसिवली एंड द ट्यूबुलर फ्लूइड बिकम हाइपोटोनिक, क्योंकि अब उसमें से आयन रिलीज हो गया, उसमें आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो अब जो ट्यूबुलर मटीरियल है वो जो है वो क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक। द थिक असेंडिंग लूप, अब उसके बाद थिन से पहले क्या था, थिन असेंडिंग लूप, अब थिन के बाद कौन सा आ गया बेटा, थिक असेंडिंग लूप। असेंडिंग क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और डायमीटर के बेसिस पे हम इसको बोल रहे हैं थिक। The thick ascending loop actively transports sodium potassium chloride into the interstitial fluid by combining sodium potassium ATPase। तो कुछ चैनल्स को वो यूज़ कर लेते हैं जो कि इजीली सोडियम या पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो असेंडिंग लूप है वो वाटर को लेके इम्परमिएबल है लेकिन सॉल्यूट्स या आयंस को लेके परमिएबल है। Chloride channels and sodium chloride या potassium co-transporters leaving behind urea as the primary solute in the urine। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम जो आयंस हमें चाहिए जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सारे रीअब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, और हम बाद में क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यूरिया। तो इसी असेंडिंग लूप को हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी बोल रहे हैं। डाइल्यूटिंग सेगमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग लूप में जो फ्लूइड या जो भी फिल्ट्रेट है वो पास कर रहे हैं, तो वाटर तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर तो बाहर नहीं जा रहा, मतलब ये वाटर को रिटेन कर रहे हैं, बट जितने भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स या सोल्यूट या आयन्स है ये उनको रिलीज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्लड के अंदर भेज रहे हैं, इसलिए यूरिन जो है वो यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें भी अगर आप देखो तो आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फिर सेकंड में क्या हो रहा है, देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है और फिफ्थ में क्या होता है। तो बेसिकली यूरिन वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेनली कहाँ वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, लूप ऑफ हेनले में, ठीक है जी। ये वाला एक पार्ट है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू राइट द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल डिफर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो यूरिया साइकिल का बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है CPS, दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है। इस एंजाइम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कौन, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट जब इस एंजाइम को रेगुलेट कर लेता है, मतलब कि इनहिबिट कर लेता है, तो दैट मीन्स यूरिया साइकिल जो है वो हिंडर हो जाता है। लेकिन अगर ये उसको इनहिबिट नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, तो यूरिया साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो बेसिकली एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है यूरिया साइकिल का, उसको कंट्रोल करता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और कैसे, क्योंकि ये उसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटाइज एन एसिटाइल ग्लूटामेट बना कैसे, ये बना एसिटाइल कोएंजाइम में और ग्लूटामेट को कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम विच इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय आर्जिनिन, अगेन अ सब्सटेंस जनरेटेड इन यूरिया cycle। Thus, a load of amino acids breakdown amino acid for breakdown will go to produce arginine which in turn would activate the enzyme। तो बेसिकली जब अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, आर्जिनिन। अगर आर्जिनिन प्रोड्यूस होगा तो वो एक्टिवेट करेगा इस एंजाइम को, एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेटेज को। अगर ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो दैट मीन्स वो फॉर्म करेगा एन एसिटाइल ग्लूटामेट, और अगर एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनेगा तो वो कंट्रोल करेगा किसको, CPS को, ठीक है, CPS को एक्टिवेट करेगा। तो जितना ज़्यादा एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनेगा उतना ज़्यादा CPS एक्टिवेट होगा, बनेगा और यूरिया साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन बेटा होता है कहाँ पे, जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे, विद द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ डाइटरी प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, increase in the quantity of protein over long period of time leads to significant increase in the concentration of enzymes of urea cycle। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा देते हैं, अगर उस प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना है तो ये यूरिया साइकिल भी बढ़ता रहेगा, इसके एंजाइम भी ज़्यादा काम करेंगे। दिस इज बिकॉज इंटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंड्यूसेस चेंजेस एट जेनेटिक लेवल। क्योंकि अगर हमने वो प्रोटीन 1 दिन 2 दिन या 4 दिन लिया ज़्यादा तो वो एक टेम्परेरी चेंज है। लेकिन अगर हमने उसको 10 साल 20 साल, मतलब हम बहुत लंबे ड्यूरेशन तक उसको लेते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स जो है वो कंटिन्यूएशन में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एंजाइम्स बना रहे हैं या उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो चेंजेस आएंगे वो फिर हमारे कहाँ पे आएंगे, जेनेटिक लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दस लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑपरेट्स बाय क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द एंजाइम लेवल थ्रू देयर सिंथेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और 2,3-DPG मतलब कि 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट विच इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। हीमोग्लोबिन एट हायर टेम्परेचर गिव्स अप ऑक्सीजन एंड मोर रेडिली दैट्स द डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू राइट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बेटा ये है डायग्राम, जब राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो दैट मीन्स उसकी जो एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है या ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है। एफिनिटी कम होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन उसको लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, CO2, pH एंड 2,3-DPG। ड्यू टू द बोहर इफेक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन सरेंडर्स इट्स ऑक्सीजन मोर रेडिली इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो बेसिकली राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से है जो हीमोग्लोबिन है वो ईजिली डिसोशिएट कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। दिस इज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इंक्रीज टेम्परेचर मीन्स हायर मेटाबॉलिक रेट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज पीएच। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर एसिड इन द ब्लड लोअर द पीएच। अगर ये पीएच डिक्रीज होगा तो जो अगेन जो डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देगा, हीमोग्लोबिन उसको बाइंड नहीं करके रखेगा। एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन मोर ऑक्सीजन इज अनलोडेड एट एनी गिवन प्रेशर। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तब भी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा। दिस इफेक्ट इज नोन as Bohr effect. Therefore, as CO2 enters the blood from respiring tissue, it encourages the release of more oxygen. तो जैसे ही CO2 जो है वो एंटर करता है ब्लड के अंदर, जो भी सेल्स हैं उन्होंने CO2 दिया ब्लड को, अब जब वो ब्लड को दे दिया तो उस CO2 के कंटेंट की वजह से हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज इट अलाउज मोर ऑक्सीजन टू बी रिलीज इन द टिश्यूज which need it most. More oxygen is loaded in the lungs and more is unloaded at the tissue as a result of Bohr effect. Bohr effect की वजह से ही जब ब्लड लंग्स के पास जा रहा है तो इट कैन टेक मोर ऑक्सीजन, और जब वो सेल्स के पास जा रहा है तो इट कैन गिव मोर ऑक्सीजन एंड टेक मोर CO2। और ये किसकी वजह से हो रहा है, बोहर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बोहर इफेक्ट ने बोला था कि जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अनलोड होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लोअर करता है ऑक्सीजन एफिनिटी को, जैसे भी हमने डिस्कस करा। अगर CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। मान के चल रहे हैं कि जब हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर पीएच वगैरह चेंज नहीं हो रहे, वो कॉन्स्टेंट है। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ CO2 टू द टर्मिनल अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो CO2 हमने इनटेक करा है ये हीमोग्लोबिन के सबसे लास्ट वाले अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड करता है और बना लेता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दिस साइट इज नॉट द सेम साइट ऑन द मॉलिक्यूल वेयर ऑक्सीजन इज बाइंड। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, लेकिन फिर भी उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को वो ज़्यादा बाइंड करता है। प्लस सेम एंजाइम के ऊपर दोनों की जो बाइंडिंग साइट्स है वो अलग अलग है। द लास्ट फैक्टर इज 2,3-DPG दैट इज 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये हमें ग्लाइकोलिसिस में मिलता है। ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के साथ, और बीटा चेन के साथ बाइंड करने पे ये उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो कम कर देता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर देता है। तो वो बाइंडिंग धीरे धीरे करके टूटने लग जाएगी एंड मोर ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। ठीक है, और शिफ्ट कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। If 2,3-DPG is added to pure hemoglobin, the oxygen affinity decreases and it approaches that of whole blood. The rise in 2,3-DPG, अगर ये 2,3-DPG की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है at human erythrocytes occurring in high altitude and the resulting right hand shift of oxyhemoglobin dissociation curve। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। डिक्रीज इन 2,3-DPG विद इन द रेड सेल शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। अगर इसके इंक्रीज होने से कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो इसके डिक्रीज होने से कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कर्व राइट पे कब शिफ्ट होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, 2,3-DPG बढ़ेंगे या एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा। ठीक है जी।
Next question, briefly explain the component of electron transport chain, that is ETC, with the help of diagram. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है वो हमें कहाँ पे मिलता है, उसके एंजाइम्स या कंपोनेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, न मेम्ब्रेन स्पेस में. माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे बेटा 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. पहला NADH Q ऑक्सीडो रिडक्टेस, दूसरा सक्सिनेट Q रिडक्टेस, तीसरा Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेस और चौथा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस. और इन्हीं सबको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ में रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं. इट ऑल्सो अलाउ सेवरल अदर आयरन सल्फर सेंटर्स एज प्रोटीन, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम. इसके साथ साथ इन मेन कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्मॉल या एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि साइटोक्रोम, जैसे कि यूबिक्विनोन और जैसे कि कुछ आयरन या सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन. ठीक है, इसका अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो बेटा आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ETC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो विद दिस वी आर डन विद द पेपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.